आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 10 बज रहे थे। एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बड़ा सा चबूतरा था, जिस पर कुछ बच्चे जिनकी उम्र 15 से 16 के आसपास की थी, वो आराम से बैठे हुए थे। और उन्हीं के पास एक 60 साल की बुजुर्ग महिला भी बैठी हुई थी। तभी उन बच्चों में से एक बच्चा बोला, काकी काकी, आज एक भूतिया कहानी सुनाइए ना, काफ़ी दिन हो गए आपने नहीं सुनाया। उस बच्चे की यह बात सुनकर सभी बच्चों के मन में खुशी की लहर दौड़ गई और वो लोग भी जिद करने लगे और कहने लगे कहानी सुनाने को। तभी उस बूढ़ी काकी ने उन सबको शांत कराते हुए कहा, अच्छा ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर तुम दोबारा कभी कहानी सुनने नहीं बोलोगे। ये कहते हुए उन्होंने सबको एक नज़र से देखा और फिर हल्की मुस्कुरा उठी, क्योंकि सभी बच्चे खुशी से अपने चेहरे पर दोनों हाथ टिकाए बैठ गए थे। रात के 2 बज रहे थे। चंद्र नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र करीब 21 साल के आसपास की थी, वो अपने घर में चारपाई पर बड़ी ही आराम से सो रहा था। तभी ना जाने कहां से घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रोने की आवाज़ें इतनी भयानक थी कि उस आवाज़ से चंद्र की नींद टूट गई और वो घबरा गया। जल्दी से उठकर दरवाजे के पास आया। उसने बिना देरी किए दरवाजे को खोला और बाहर देखा तो दूर एक घर में लाइट जल रहे थे और उस घर के बाहर कई लोगों की भीड़ जमा थी, जिसे देखकर चंद्र पसीने से तरबतर होने लगा। उसने अपने माथे पर से अपने पसीने को हाथों से साफ किया और घबराते हुए उसके कदम अपने आप ही उस घर की ओर बढ़ गए। इधर इस घर में 4 लोग, जो एक चादर से लिपटे हुए शख्स के पास बैठकर रोए जा रहे थे। वो शख्स उस चादर से पूरी तरह ढका हुआ था। बाहर बहुत से लोगों की भीड़ जमा थी। कई लोग इस घर के सदस्यों को शांत करा रहे थे। कुछ स्त्रियां आपस में आज की हुई घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी चंद्र अपने धीरे धीरे कदमों से चलते हुए उस घर के पास पहुंचा। उसके कदम अब थमने लगे थे और उसकी धड़कनें भी बढ़ चुकी थे और अपने आप को वो रोक ना सका। उसने भीड़ को चीरते हुए जब घर के दहलीज पर कदम रखा तो सुन्न रह गया। उसने देखा सामने एक शख्स चादर ओढ़े हुए जमीन पर शांत लेटा हुआ था और पास ही में एक महिला, जिसके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे और आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। चंद्र वहीं बैठ गया और उसने धीरे से जब चादर हटाया तो सामने एक ऐसे शख्स का चेहरा दिखा जिससे उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो पीछे लड़खड़ा गया। उसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह क्या हो गया, क्योंकि उसके सामने उसकी दोस्त यानी कि चित्रा की भयानक तरीके से मौत हुई पड़ी थी और वो मौत उसकी आंखों में खंजर घोंपने की वजह से हुई थी। चंद्र वहां से उल्टे पांव भाग आया। उसकी आंखों में डर और खौफ साफ साफ दिख रहा था। रात भर चंद्र को नींद नहीं आई। वो ना तो सही से लेट पा रहा था और ना ही सो पा रहा था। वो बस करवटें बदलते जा रहा था। अभी तक
वो यही नहीं जान पाया था कि चित्रा की मौत अचानक से हुई तो हुई कैसे। सुबह के 6 बज चुके थे। चित्रा की लाश को कंधे पर उठाया गया और कुछ देर बाद उसकी लाश शमशान घाट पर पहुंच गई। शमशान घाट पर पहुंचते ही उन लोगों ने चित्रा की लाश को जमीन पर लिटाने लगे। उसी शमशान घाट से थोड़ी दूरी पर एक गहरा काला कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा था और उसके बगल में एक बड़ा सा सूखा पेड़ भी था जिसकी डाल कुएं के ऊपर लहराती रहती थी। उन लोगों ने जैसे ही लाश को उठाकर चिता पर रखा तभी अचानक से मौसम ने अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। तेज हवाओं के साथ साथ तूफान भी खड़ा हो गया। चारों तरफ धूल उड़ने लगी जिससे उन लोगों के हाथों से लाश छूटकर जमीन पर गिर गई और उसके ऊपर से चादर हवा में उड़ गई। इधर चंद्र को अजीब सी बेचैनी हो रहे थे। वो वहां से उठा और चुपचाप शमशान घाट की तरफ चल दिया। आज उसे एक शख्स से मिलना था और पता लगाना था कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। यही सब सोचकर वो उससे मिलने चल दिया। इधर जो लोग शमशान घाट पर गए थे उनका खड़ा रहना हद से ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि तूफानी हवाएं इस तरह आतंक मचा रहे थे कि उनका रुकना संभव नहीं लग रहा था। वो लोग एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे को पकड़े हुए खड़े थे। तभी वहां पर एक तांत्रिक बाबा जिनके लंबे लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, हाथ में लिए तांबे का कमंडल लिए वो आ चुके थे और तूफानी हवाओं को देखकर आश्चर्य में पड़ चुके थे। उन हवाओं को देखते हुए वो उन लोगों के पास आए और तेज और गहरी आवाज में बोले, सर्वनाश, घोर पाप, वो आ गई है। वो सालों से तपस्या कर रहे थे और आज उसकी तपस्या पूरी हो गई। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबका अंत निश्चित है। उस बाबा की बात सुनकर सभी लोग चौंक गए और घबराते हुए बोले, ये क्या कह रहे हैं बाबा? कौन आ गई है जिसकी तपस्या पूरी हो गई? जिसे कुछ सालों पहले तुम्हारे ही गांव के कुछ लोगों ने जिंदा मौत के घाट उतार दिया था और उसे मारकर उस कुएं में फेंक दिया, वही आ गई है। तांत्रिक ने उन हवाओं को घूरते हुए बोला। तभी चंद्र वहां पहुंच गया और जब उसने सामने का नज़ारा देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा बवंडर जो तेज रफ्तार से उसकी तरफ पड़ता हुआ चला रहा था। अब क्या होगा बाबा? अब हम लोग कैसे बचेंगे? अब कोई रास्ता बताइए। सभी लोगों ने एक साथ कहा। तभी उन लोगों की नज़र चित्रा की लाश पर गई। जहां उन लोगों ने लाश को गिराया था वहां से लाश अब गायब हो चुकी थी, जिसे देखकर वो लोग और भी ज़्यादा घबरा गए। तभी तूफानी हवाएं धीरे धीरे शांत होने लगी और सब पहले जैसा होने लगा, जिसे देखकर वो लोग भी सोच में पड़ गए। इधर चंद्र भी अपनी आंखें तेजी से बंद कर लिया था। जब बवंडर उसके काफ़ी नज़दीक आ गया था तभी कुछ ऐसा हुआ कि बवंडर वहाँ से गायब हो गया और सब चीज़ें पहले के जैसे सामान्य हो गई। इधर चित्रा की लाश वो गायब हो चुके थे, उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए थे और ये सब हो गया। तभी चंद्र चलते हुए उन लोगों के पास पहुंचा और सामने तांत्रिक को प्रणाम किया, जिसे देखकर तांत्रिक को ना जाने कुछ आभास हुआ और उसने तुरंत पूछा,
तुम चंद्रकला के बेटे हो ना? चंद्र? हाँ हाँ महाराज, मैं चंद्र ही हूँ। आप मुझे कैसे जानते हैं? चंद्र ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखते हुए पूछा। बेटा, तुम जब 10 साल के थे ना, तो चंद्रकला जी तुमको एक बार मेरे पास लेकर आए थे और तुम्हारी कुंडली देखने के लिए कहा था। मैंने उन्हें बताया था कि तुम्हारी कुंडली किसी ऐसी स्त्री से जुड़ी हुई है जो इस धरती पर जिंदा ही नहीं है, और तुम जिसे भी प्रेम करोगे वो या तो पागल हो जाएगी या फिर उसकी मौत हो जाएगी। इतना कहकर तांत्रिक ने चंद्र का हाथ पकड़ा और भीड़ से दूर करते हुए कहा, बेटा, ये चित्रा, ये उसी का काम है। चित्रा तुमसे प्यार करने लगी थी और ये वो समझ गई, और फिर उसके बाद तो तुम जानते ही हो। ये सुनकर चंद्र के तो जैसे होश ही उड़ गए। चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर वो इतना ज़रूर समझ गया था कि ये जो कुछ भी है ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। तभी चंद्र ने तांत्रिक को कहा, बाबा, तो फिर इसका उपाय क्या है? ऐसे तो फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ इसमें? तो इस पर तांत्रिक ने चंद्र की ओर बड़ी ही गौर से देखा और फिर कहा, एक रास्ता है बेटा, मगर थोड़ा मुश्किल है। इस पर चंद्र ने कहा, अब कुछ नहीं करने से बढ़िया तो मुश्किल रास्ता ही है। आप बस बताइए क्या करना है, मैं वो कर दूंगा। जिसके बाद बाबा ने चंद्र को बताना शुरू किया, तुम्हें मेरे साथ एक यज्ञ में बैठना होगा। मैं उस शैतानी शक्ति को बुलाऊंगा, तुम्हें उससे बात करनी होगी, मगर मैं तुम्हें एक खंजर दूंगा जो कि सिर्फ उसी पर काम करेगा, और तुम्हें ही वो खंजर उसके सीने में उतारना होगा, तभी ये सब खत्म होगा, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ये सुनकर चंद्र कुछ देर सोच में पड़ गया, मगर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो राजी हो गया। तांत्रिक ने कहा कि यज्ञ अमावस की रात को होगा। वैसे ही ठीक अमावस की रात आई और फिर तांत्रिक और चंद्र यज्ञ करने बैठ गए। चंद्र एक गोल घेरे के अंदर बैठा हुआ था। जैसा कि तांत्रिक ने कहा था, ठीक वैसे ही उसने उस शैतानी शक्ति को बुला ही लिया। चंद्र ने देखा कि वो शक्ति, वो जो कुछ भी थी, बहुत ही खूबसूरत थे। वो जैसे जैसे चंद्र के करीब आ रहे थे, चंद्र की धड़कनें और भी तेज होती जा रहे थे, मगर अंदर ही अंदर उसकी आंखों के सामने बस चित्रा का चेहरा आ रहा था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो शैतानी शक्ति एकदम से चंद्र के करीब आई और तभी चंद्र ने अपने पीछे से वो खंजर निकालकर सीधे उसके सीने में घोंप दिया। ऐसा करते ही वो शैतानी शक्ति एकदम से पीछे को हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने चंद्र की ओर बड़ी ही अजीब नज़रों से देखा और फिर एकदम से हवा में जैसे धुआं हो गई, काला धुआं। ये देखकर चंद्र के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने क्या किया। जिसके बाद वो वहाँ से अपने घर आया और उस दिन के बाद से सब कुछ सही हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बात है आज से करीब 50-55 साल पहले की। ये उन दिनों की कहानी है
जब मेरे दादाजी जवान हुआ करते थे। दादाजी बताते हैं कि उन दिनों गांव देहात में ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। लोग यहाँ से वहाँ जाने के लिए बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी का ही इस्तेमाल किया करते थे। और अगर इस बीच किसी को नदी पार करनी हो तो फिर उन दिनों ब्रिज भी नहीं हुआ करते थे। हालांकि हुआ करते थे मगर इतने नहीं, बहुत ही कम। इसलिए ब्रिज पार करने के लिए लोग ज़्यादातर नौके या फिर बड़ी नावों का ही सहारा लिया करते थे। उन दिनों मेरे दादाजी नाविक हुआ करते थे। नाविक यानी कि जो नौके से लोगों को नदी पार करवाते हैं। दादाजी बताते हैं कि उन दिनों बरसात का मौसम चल रहा था। रह रहकर हर दिन लगातार बारिश होती रहती थी। इस वजह से नदी में पानी भी बहुत था। और उन दिनों लोग भी ज़्यादातर कामों से शहर जा रहे थे, क्योंकि उन दिनों बीमारियां बहुत फैल रही थी। किसी को बुखार होता तो कभी किसी को उल्टी, बरसात में जैसा कि आम तौर पर होता ही है। तो इसलिए डॉक्टर के लिए या फिर दवाइयाँ लाने के लिए लोग ज़्यादातर शहर जाते हैं। एक रात की बात है, दादाजी हमेशा की तरह ही उस रात करीब 7:30 बजे के आसपास अपने नौके को नदी के किनारे बांधकर वापस घर की ओर ही लौट रहे थे। अभी उन्होंने अपने नौके को बांधना शुरू किया ही था कि तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। वो हाथ जैसे बर्फ की सिल्ली की समान ठंडा था। दादाजी ने तुरंत पीछे घूमकर देखा तो पाया कि एक औरत है। उस औरत ने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। तभी उस औरत ने दादाजी से कहा, भाई साहब, मुझे नदी पार करवा दीजिए। मेरा बच्चा बीमार है, बस उसके लिए दवाई लेकर वापस आना है। दादाजी वैसे तो रात के समय, वो भी इतनी रात गए, किसी को नदी पार नहीं करवाते हैं, मगर क्योंकि वो औरत लाचार थी और उसका बच्चा बीमार था तो दादाजी को दया आ गई। उन्होंने सोचा क्यों ना बस एक आखिरी सवारी को नदी पार करवा ही दिया जाए और फिर वापस लेकर अपने घर लौट जाएंगे। जिसके बाद दादाजी ने अपने नाव खोला और फिर उस औरत को बिठाकर नदी पार कराने की ओर आगे बढ़ चले। जैसा कि बरसात का मौसम था तो नदी में काफ़ी पानी था। ऊपर से अब धीमी धीमी बारिश भी शुरू हो चुकी थी। दादाजी को डर था कि कहीं ये बारिश तूफान का रूप ना ले ले, मगर बारिश अभी धीमी ही थी। इसलिए दादाजी जल्दी जल्दी चप्पू चलाने लगे। चप्पू चलाते हुए दादाजी ने एक नज़र उस औरत की तरफ देखा। वो औरत चुपचाप नाव के दूसरी तरफ बैठी हुई थी। शायद बेचारी को अपने बच्चे की फिक्र हो रही होगी। ये सोचकर दादाजी ने जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू कर दिए। जल्दी जल्दी चलते चलते दादाजी ने महसूस किया कि बारिश अब थोड़ी और भी ज़्यादा तेज हो चुकी है। चलते चलते वापस से उनकी नज़र उस औरत की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि उस औरत के चेहरे पर से अब घूंघट हट चुका है। शायद हवा की वजह से हट गया होगा और उस औरत को ध्यान नहीं रहा होगा। दादाजी ने उसके चेहरे को देखने की कोशिश की, मगर अंधेरा काफ़ी था, जिस वजह से दादाजी उसका चेहरा साफ तौर पर देख नहीं पा रहे थे। मगर वो इतना ज़रूर समझ पा रहे थे कि वो औरत बहुत ही गोरी चिट्टी है। उसका चेहरा जैसे
उस अंधेरे में भी चमक सा रहा था। खैर, दादाजी ने चप्पू चलाते चलाते नाव को उस किनारे पर ले जाकर रोका और फिर उस औरत से कहा, यहाँ तो और कोई नाव दिख नहीं रही, आपको वापस उस पार जाना है क्या? तो इस पर उस औरत ने कहा, हाँ बस आप यहीं रुकिए, मैं भी कुछ ही देर में दवा लेकर आती हूँ। दादाजी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर वो औरत नाव से नीचे उतरकर शहर की तरफ दवा लाने चली गई। दादाजी ने इधर उधर देखा, वहाँ आसपास कोई नाव नहीं था, बिल्कुल सुनसान। बारिश भी अब थोड़ी थोड़ी तेज हो रहे थे। उन्हें डर था कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई तो फिर उन्हें सर बचाने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, और यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं दिख रहा, सिर्फ एक घाट है। खैर, कुछ ही देर में वो औरत वापस आ गई। उन्होंने वापस से दादाजी को चलने को कहा। दादाजी उस औरत को लिए वापस से अपने गांव की ओर चल दिए। इस बार ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो औरत थोड़ी अजीब सी लग रही हो। उसका चेहरा भी कुछ अजीब सा हो गया था। उसकी आंखें उस अंधेरे में भी जैसे चमक सी रहे थे। दादाजी को समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। एक इंसान की आंख चमक कैसे सकती है? उस औरत की आंख धीरे धीरे लाल पर लाल होती जा रहे थे, जैसे कि लाल बत्ती जल रही हो। वो बत्ती की रोशनी, या फिर ऐसा कहें कि वो आंख की रोशनी इतनी तेज थी कि उसके सिर पर घूंघट होने के बावजूद भी उसकी आंख दादाजी साफ तौर पर देख पा रहे थे। दादाजी को अब कुछ ना कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए। तभी उस औरत ने दादाजी से कहा, आपको डर नहीं लगता? इतनी रात गए आप नाव चलाते हैं? तो इस पर दादाजी ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। दादाजी कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके वो चुप रहें और उस औरत से बात करने की कोशिश ना करें, मगर वो औरत सवाल पर सवाल किए जा रहे थे और दादाजी बस हाँ हूँ में जवाब दे रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद नाव उस किनारे पर पहुँच गई। दादाजी ने उस औरत को उतरने को कहा। उस औरत ने नाव से उतरना शुरू किया। वो जैसे ही नाव से उतरने लगी तो इस घाट पर जहाँ पर नाव को बांधा जाता था, वहाँ पर एक लालटेन जल रहे थे। दादाजी ने उस लालटेन की रोशनी में उस औरत के पैर देखे तो दादाजी के जैसे सर से पैर तक उनका पूरा शरीर कांप गया, क्योंकि उस औरत के दोनों पैर उल्टे थे, यानी कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मगर दादाजी ने उस औरत को ऐसा नहीं जताया कि वो उसके पैर देख चुके हैं। वो बस चुपचाप वापस से अपना नाव बांधते रहें। नाव बांधकर उन्होंने वापस पीछे पलट कर देखा। वो औरत वहाँ पर कहीं नहीं थे, मगर वहाँ पर दादाजी के पैसे नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे। दादाजी ने उन पैसों को भी नहीं उठाया। उन्होंने उन पैसों को वापस से नदी में फेंक दिया और फिर भागते हुए अपने घर पहुँच गए।